सबको नमस्कार। प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए और थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ जाइए। नमस्कार सर। और कुछ अच्छा सीखने वाले हैं हम आज। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बात की थी आसनों के बारे में। तो बिफोर आसनास का साइंस मैं थोड़ा सा अपने कोर्स और बाकी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे। हर किसी के मैसेज का पर्सनली जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल था, तो अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिली है तो सॉरी। मैं यहीं पे आपको कोर्स की डिटेल्स दे देता हूँ। हमारे पास मेडिकल योगा का और वुमेन्स वेलनेस का दो कोर्स है। मेडिकल योगा का कोर्स जो है वो जैसे मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं ना, जो आपके फैमिली फिजिशियन होते हैं, जिनके पास आप डायबिटीज के लिए भी जाते हो, बीपी के लिए भी जाते हो, कहीं कुछ पेन है तो उनके लिए उसके लिए भी चले जाते हो, अगर आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है तो भी चले जाते हो, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो भी चले जाते हो। सो एक फैमिली फिजिशियन जो होता है वो बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन की टेक केयर करने के लिए बेसिक्स मेडिकेशन करता है। तो हमारा जो मेडिकल योगा का कोर्स है वो आपको योग का मेडिसिन एक्सपर्ट जैसा होता है ना, जैसे एक फैमिली फिजिशियन होता है वैसे योग का फैमिली फिजिशियन तैयार कर देता है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ोगे, पहले तो पूरी बॉडी पढ़ोगे। पूरी बॉडी कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, और पूरी बॉडी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। और फिर आप योग को एज अ मेडिसिन समझोगे। एज अ मेडिसिन समझने का मतलब जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो और पैरासीटामोल आपका बुखार कम कर देती है या फीवर कम कर देती है, या आप नींद के लिए आप टैबलेट खाते हो अल्ट्राजोलम, या आप किसी और बीमारी के लिए कोई टैबलेट खाते हो, तो वो टैबलेट आपकी बॉडी में जाके एक सेट ऑफ एक्शन करती है जिससे पर्टिकुलर रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरीके से हर एक आसन, हर एक एक्सरसाइज का आपकी बॉडी पे एक सेट ऑफ एक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो उसको एज अ मेडिसिन हम समझेंगे कि कौन सा आसन करने से मेरी बॉडी में क्या परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन से हम ये समझ पाएंगे कि आखिर बीमारी की स्थिति में क्या परिवर्तन लाके हम इसको ठीक कर सकते। तो हर एक आसन का, प्राणायाम का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, सबका साइंस समझोगे, सबका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट समझोगे कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन क्या इफेक्ट करेगा, तो कौन सा आसन काम आएगा। लाइक यूट्रस पे काम करना है तो कौन सा आसन काम करेगा। और ऐसे नहीं पढ़ोगे आप जैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि डायबिटीज है तो मंडूकासन करो। डायबिटीज के लिए मंडूकासन बिल्कुल कारगर नहीं है। डायबिटीज के लिए मंडूकासन बिल्कुल कारगर नहीं है। सो इसी तरीके से जैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि मतलब किसी को अगर पीसीओडी है तो बद्ध संचालन चला लो या उपविष्ट कोणासन कर लो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसीओडी में उपविष्ट कोणासन और बद्ध संचालन भी प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काम कहाँ कर रहे हैं और काम करना कहाँ है। यूट्रस पे, ओवरी पे ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है बद्ध कोणासन या उपविष्ट कोणासन, जबकि पीसीओडी का कारण ही कुछ और है। तो यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के ब्लड फ्लो बढ़ाने की बजाय हम अगर हेपेटिक आर्टरी और आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो पीसीओडी के सिम्टम्स में जल्दी राहत। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्रस और ओवरी को ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ानी। यूट्रस और ओवरी पे भी ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मैनेजमेंट कुछ और होगा। अगर आपकी बॉडी में मानो मेल हार्मोन बढ़ते जा रहे हैं, एंड्रोजन बढ़ता जा रहा है, सो एंड्रोजन क्यों बढ़ रहा है? लिवर की वजह से बढ़ रहा है। लिवर ईस्ट्रोजन का मेटाबोलाइज करके और वो फ्री रेडिकल्स छोड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये रेशियो चेंज हो रहे हैं। तो आपको हम बीमारी जो पढ़ाते हैं उसमें हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाते हैं कि कोई बीमारी होती है तो शरीर में क्या परिवर्तन आता है। और दवाई के रूप में हम योग पढ़ाते हैं कि कोई आसन करते हो तो शरीर में क्या परिवर्तन। तो आपने समझ लिया कि बीमारी में क्या परिवर्तन हुआ, आसन करने से क्या परिवर्तन हुआ। तो अब आसानी से किसी भी बीमारी में कोई भी आसन प्रभावी होगा वो आसानी से चुन के आप उपयोग कर पाएंगे। तो जो मेडिकल योगा का कोर्स है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज है, चाहे वो लंग्स की साइनोसाइटिस या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, बीपी बढ़ा हो, या आपका लिवर के साथ साथ अगर किडनी थोड़ी माल फंक्शन कर रही है, या आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कुछ माल फंक्शन है, या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, सो उनको एड्रेस कर सको। और नेचुरल, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 to 80% डिजीजेस जो है
वो बिना मेडिसिन आसानी से ठीक हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे आपको मॉडर्न मेडिकेशन की जरूरत होगी। तो ये पूरे कोर्स में वो सब कुछ समझाते हैं। लाइक किसी की हार्ट सर्जरी हुई है तो हार्ट सर्जरी के बाद क्या कर सकते हैं, किसी का लिवर बदला हुआ, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या कर सकते हैं, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो क्या कर सकते हैं, किसी का यूट्रस निकल गया तो क्या कर सकते हैं, है ना, किसी की सी सेक्शन हुआ है या किसी को मानो थायराइड ग्लैंड ही निकाल दिया तो क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा सारा सिलेबस आप यहाँ पे मेडिकल योगा पे सीखने वाले हैं। जो लोग इसको और बेहतर जानना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारा एक पूरे कोर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो वीडियो देख सकते हैं। रही बात ये कोर्स कितने रुपए में मिलेगा, तो 21,000 रुपए का ये कोर्स हम आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो जो भी ये 50% डिस्काउंट पे इस कोर्स को परचेज करना चाहता है आसानी से परचेज कर सकता है। इसके लिए हमने बहुत सिंपल तरीके से इसका पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें सेक्शन 1 2 3 4 करके पूरे वीडियोस हैं। और उन वीडियोस को देख के आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियो देख भी रहे हैं और हमें हर समय अच्छे फीडबैक्स आते रहते हैं। कल भी ग्रुप में एक बहुत अच्छा फीडबैक था, सो थैंक यू दीपाली जी आपके लिए। सो आप उस वीडियो से लर्न कर सकते हो। इनकेस अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स भी सॉल्व करने का हमारा पूरा एक तरीका है जिसमें आप हमें कनेक्ट करते हो और सेम डे आपको रिप्लाईज मिल जाते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम उसको लाइव सेशंस में रिपीट भी करते हैं। जैसे यहाँ हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं वैसे लाइव सेशन में हम आपकी हर प्रॉब्लम को रिपीट भी करते हैं सो दैट आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो जाए। तो ये तो था हमारा मेडिकल योगा का कोर्स। इसी तरीके से वुमेन वेलनेस का कोर्स जो है, वुमेन वेलनेस के कोर्स में मेनार्की टू मेनोपॉज पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। और ये हम 75% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि फीमेल को फीमेल्स की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन सा हार्मोन ऊपर नीचे होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, या पीसीओडी क्या है, पीसीओडी क्यों हुआ, या किसी को एडिशनल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल है, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो किन कारणों से कंसीव नहीं कर सकता, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल है, कौन सी कंडीशन है जो कैसे इंप्रूव होगी, वो सारा फर्टिलिटी योगा फर्टिलिटी रीजन सब कुछ साइंटिफिकली आप समझोगे। मतलब जैसे गायनकोलॉजिस्ट होती है ना, उतने समझदार हो जाओगे आप गायनकोलॉजिस्ट से जाके बहस भी कर सकते हो कि ये क्यों कर रही हो तुम, ये जरूरत नहीं है, ये करने से ये हो जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से समझोगे। प्रेगनेंसी इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। थैंक यू। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत सरल शब्दों में आपको साइंस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर योगा टीचर को बेसिक साइंस पता होनी चाहिए सो दैट वो अपने लिए अच्छी अर्निंग्स तो इकट्ठा करेगा ही करेगा, लोगों को अच्छा बेनिफिट दे पाए। तो अगर लोगों का भला करते हुए कुछ आपका भला हो तो मुझे लगता है इससे भला कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरा कोर्स जो है ना आपको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके दिया गया है। एक वुमेन ओरिएंटेड है जहाँ पे आप गायनकोलॉजिस्ट हो जाते हो, और एक पूरा कंप्लीट वेलनेस पे है जहाँ पे आप फैमिली डॉक्टर जैसा या फैमिली फिजिशियन जैसा मेडिसिन के एक्सपर्ट जैसा बन जाते हो। और ये बहुत सिंपल कोर्स है। नहीं, पूरा कोर्स लाइव भी है। लाइव कोर्सेज पर वो थोड़े कॉस्टली है। और क्या है कि हर समय नए बैच नहीं हो सकते। जैसे अभी हमारा अपकमिंग बैच जो है उसके लिए हम इनरोलमेंट कर रहे हैं जो कि अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव भी कर सकते हैं, और अगर कोई रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे बाई करना चाहता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आज भी बाई कर सकते हैं। सो दोनों ही तरीके हैं हमारे। अगर आप लाइव करना चाहते हो लाइव कर सकते हो, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आना चाहते हो रिकॉर्डेड पे आ सकते हो। रिकॉर्डेड पे जो बेनिफिट है वो ये है कि आप सुबह देखिए शाम देखिए रात को देखिए आपकी मर्जी है, एक बार देखिए 5 बार देखिए आपकी मर्जी है। लाइव में एक छोटी सी समस्या ये रहती है कि जो टाइम हमारे बैच का है उस टाइम पे आपको फ्री होके प्रेजेंट रहना पड़ता है। जैसे ये 12 बजे का समय है तो 12 बजे आपको आना पड़ता है तभी आपको समझ में आता है। पर दोनों ही सेशन बहुत इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है जो लोग लाइव देख नहीं रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी उतने ही संतुष्ट है। हिमा आप सामने ही बैठी है तो आप बता सकती हैं कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे कितनी संतुष्ट है। बहुत सर, ऐसा लगता है कि आप पढ़ा ही रहे हैं, सामने ही पढ़ा रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहीं पे जादू, मतलब आपने बहुत अच्छे से वो प्लानिंग के साथ बना रखा है कोर्स।
अच्छा हमारा लगता है रिकॉर्डेड कोर्स ये। और लाइव कोर्स दोनों ही सिमिलर है। जो भी आप बाई करना हाँ चाहते हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो रहा हमारे कोर्स का डिटेल। अब इसको बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो जिसके लिए आप सब आए हो, कि आसन कैसे काम करते हैं आपकी बॉडी। दोनों के चार्जेस बिल्कुल डिफरेंट है। 11,000 रुपए में मेडिकल योगा है और 5500 रुपए में वुमेन वेलनेस है। 5500 रुपए इसलिए है, कोर्स तो दोनों सिमिलर है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर वीडियोस है, सब कुछ है, सारी एनर्जी है, ड्यूरेशन सब कुछ सेम है। मैक्सिमम 1 साल तक आप ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, मतलब एक्सेस तो लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 साल में आप एग्जाम दे सकते हो। पर ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को जो जरूरी चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, कि अगर आप लाइव लेते हो तो आपके साथ क्या बेनिफिट है, या आप रिकॉर्डेड लेते हो तो क्या बेनिफिट, ये समझ। लाइव लेते हो तो एक बेनिफिट ये है कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और लाइव आपके तुरंत के तुरंत सारे सवालों का जवाब है। और अगर आप रिकॉर्डेड लेते हो तो वो वीडियो तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड सेशन ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग। तो ऐसा मत सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट है, लाइव कुछ डिफरेंट है, दोनों एक ही चीज। सिर्फ आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्डेड सेशन आए हैं, जिससे आप कोई एक फिक्स टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो कभी भी देखो। और बस इतना ही। और 5500 इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं हर फीमेल को, कम से कम फीमेल्स की जानकारी जरूर है। क्योंकि हमारा कोर्स परचेस करने के बाद, ड्यूरेशन दोनों का सेम है। हमारा कोर्स परचेस करने के बाद मुझे लगता है हर एक फीमेल कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेकर बेहतर हुई है, अपने आसपास के लोगों की सेहत को लेकर बेहतर हुई है, और उनकी गायनोकोलॉजिस्ट की विजिट 90% कम हो गई है। सही कह रहा हूं मैं? तो इतना इजी है ना, लोग को मैंने डॉक्टर के पास जाने से मतलब वो लोग बस जाने ही वाले होते हैं, और बस आपने जो चीजें बताई थोड़ी सी चीजों में वो 6-7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल साइकिल में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए प्रचार यही बंद करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि योग के आसन क्या काम है। तो योग के आसन का सबसे अच्छा उपयोग जो मैंने अभी तक समझा है, या जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, कि योग के आसन आपके भगवान जैसे हैं। जैसे आपको अगर ताकत पसंद है तो आप बजरंगबली की पूजा करते हो, आप थोड़े डरते हो तो काली माँ की पूजा करने लगते हो, है ना। सो जैसा आपका स्वभाव होता है वैसे आपके देवी या देवता होते हैं। वैसे ही आसन इतने सारे बनाए गए हैं कि जैसी आपकी बीमारी है, जैसे आपके शरीर की स्थिति है, उस हिसाब से आसन करने की आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आप पतंजलि जी को पढ़ते हो तो पतंजलि जी कहते हैं एक आसन ही अपने आप में चमत्कार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप यही समझ रहे हो कि आपको बीमारी से बाहर लाने के लिए एक दो आसन बहुत है, पर एक दो आसनों को समझना और सही से प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये पूरा कोर्स हमारा इसी पे समर्पित है कि किस बीमारी पे कौन सा आसन सही है और कैसे करना सही, तो आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ आसन भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। जैसे एक बहुत सिंपल सा आसन है ताड़ासन। सबके सब लोग ये ताड़ासन करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ताड़ासन एक्चुअली करता है। सो जब आप ताड़ासन करते हो, पैर के पंजे पे आते हो, तो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे होगा, तभी आप रुक पाओगे। तो जिनका भी नर्वस बैलेंस थोड़ा अच्छा नहीं है ना, जिनके इंडोक्राइन सिक्रीशंस अच्छे नहीं है, उन सभी लोगों को ताड़ासन के अभ्यास से अपने नर्वस बैलेंस को बेहतर करने में, अपने इंडोक्राइन सिक्रीशंस को बेहतर करने में मदद मिलती है। अब ये तो हो गया बेसिक सा साइंस ताड़ासन। लेकिन इसके अलावा और क्या करता है? सो ताड़ासन करने से आपकी माइनर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब आप ताड़ासन खींचते हो ना, पूरी बॉडी खींचती है, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे टाइटनेस बढ़ जाती है। सो जहां जहां टाइटनेस बढ़ेगी, वहां सेल्स पे ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्योंकि जब सेल्स टाइट हो जाएंगे तो उनमें जाने वाला जो वेसल्स है ना, उसमें ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो दुगनी तेजी से ब्लड बहेगा,
तो अगर उस माइनर ब्लड कैपिलरीज में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्या होगा, सेल के भीतर पहुंच जाएगा। और जब सेल को वापस कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सेल के भीतर जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो कहाँ पहुंच गया, वापस वेसल्स में। तो आर्टेरियल ब्लड वेस्कुल जो वेनस ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है, उस बीच आपका ताड़ासन करना बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आप ताड़ासन करते हो तो क्या करोगे, बेटर ब्लड एक्सचेंज तैयार करोगे। दूसरा फायदा क्या होगा, अच्छा नर्वस बैलेंस क्रिएट करोगे। और तीसरा बड़ा अच्छा फायदा क्या होगा, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन बैलेंस अचीव करोगे। तो अब आपको ये पता चल गया कि ताड़ासन किसको किसको करना है। तो जिन जिन बीमारियों में नर्वस बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, या जिन जिन बीमारियों में आपका इंडोक्राइन बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, उन सब में ताड़ासन कराना फायदेमंद होगा। जिन भी बीमारियों में आपको सेल्यूलर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या जिन बीमारी में आपको लगता है कि गैसियस एक्सचेंज कमजोर हो रहा है, उन सभी बीमारियों में ताड़ासन करना फायदेमंद होगा। राइट। तो आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि जहां जिस भी पैथोफिजियोलॉजी में गैसियस एक्सचेंज वीक है, वहां ताड़ासन करा दो। जिस भी बीमारी में नर्वस बैलेंस वीक है, वहां पे ताड़ासन करा दो। जिस बीमारी में एंडोक्राइन सिक्रीशन अच्छा नहीं है, वहां ताड़ासन करा दो। तो अब ताड़ासन का मेडिसिनल यूज आपको क्लियर हो गया। हालांकि ताड़ासन के और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय कम है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक बात करें। वैसे तो ताड़ासन का मस्कुलर हेल्थ के अलावा आपके बोन्स की हेल्थ पे भी बेनिफिट है। इंटरवर्टिबल स्पेस भी अच्छा करता है ना। या नर्वस ऑब्स्ट्रक्शन या नर्वस कंप्रेशन भी जनरेट अगर हुआ है तो उसको भी रिलीज करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ हम स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज वो आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में बहुत कारगर है। तो ये हुआ ताड़ासन। ठीक। इसी तरीके से बात करते हैं त्रिकोणासन। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा एक बेसिक साइंस की ओर लेके चलते हैं। तो ये है एक बेसिक साइंस, जहां आप ये समझते हो कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करती है। ये वाला डायग्राम मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड से आप लोग देखते आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि ये ब्लड सर्कुलेशन भी आपके योगासन का आधार है। देखिए, जब आपके हार्ट से, हार्ट का मतलब हुआ जब आपके ऑर्टा से ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा होता है। अब ये ब्लड जो है एक सीधी लाइन के थ्रू बॉडी को ट्रेवल करता है, और अंत में क्या होता है, ये आर्टेरियल ब्लड सेल्स में पहुंचता है और बदल जाता है कहाँ, वेन्स के ब्लड। तो ऑर्टा का ब्लड कहाँ बदलता है, वेना का ब्लड। राइट। दोनों के बीच में क्या चेंज होता है, दोनों के बीच में क्या होता है कि जो ऑर्टा का ब्लड है वो ऑक्सीजन लाता है, वो थायरॉक्सिन लाता है, वो न्यूट्रिएंट्स लाता है, और सब कुछ सेल में लाके यूटिलाइज करता है, और रिजल्ट में क्या बनाता है, कैलोरी बर्न करता है, एटीपी में एनर्जी बनाता है। तो कौन सा इंसान कितना ताकतवर है, कितना एनर्जेटिक है, कितना एक्टिव है, वो सब कुछ किस पे बेस्ड होगा, ऑर्टा के ब्लड के वेना कावा में हो रहे एक्सचेंज के ऊपर। तो ये एक्सचेंज जितना बेहतर होगा उतना आप क्या होगे, एनर्जेटिक और एक्टिव हो जाओगे। तो आप अपने एनर्जी लेवल को एनहांस करने के लिए अपने आर्टीरियल ब्लड को वेनस ब्लड में एक्सचेंज करते हैं। अब मानिए दो एग्जांपल लेते हैं। दो लोग हैं, दोनों 28 साल के हैं। 28 साल की उम्र जो होती है बड़ी परिपक्व उम्र होती है, जहां पे इंसान बहुत मजबूत होता है, इम्यूनिटी वाइज भी सबसे अच्छा होता है, एनर्जी वाइज भी सबसे अच्छा होता है। फिजियोलॉजी यहीं पे उसकी टर्न करती है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली भी वो बड़ा स्ट्रांग है,
और साइकोलॉजिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो 28 साल की उम्र जो है एक युवा की परिपक्व एज है, एकदम मेच्योरिटी वाली एज। यहाँ पे एक इंसान मेच्योरिटी के पहले स्टेप पे पहुंच जाता है। तो एक 28 साल का लड़का है और दूसरा एक 28 साल का लड़का, ठीक। अब जो पहला लड़का है उसकी टाइडल कैपेसिटी है 36,000 मिलीलीटर, और जो दूसरा लड़का है उसकी भी टाइडल कैपेसिटी है 36,000 मिलीलीटर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक लड़का जो एयर ले रहा है वो ले रहा है 4,000 मिलीलीटर, और दूसरा लड़का जो है वो 4,700 मिलीलीटर एयर ले रहा है। अब दोनों लड़के एक तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, एक तरह का खाना, एक तरह की एक्सरसाइज। बस अंतर कहाँ है, एक का जो गैसेस एक्सचेंज है दूसरे के गैसेस एक्सचेंज से थोड़ा ज्यादा है, ठीक। अब जितना एयर आपने इनहेल किया उतने एयर को आपकी बॉडी ने यूज किया और आपको एनर्जी दे दी। हम जितनी एयर इनहेल करते हैं उसका मैक्सिमम 4% हम यूटिलाइज करते हैं वन डे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एयर हमारी भीतर गई उसका 4% यूज हुआ। तो ये दूसरा लड़का जो ज्यादा एयर इनहेल कर रहा है वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी बनाएगा। तो रात के समय जो दूसरा लड़का है वो ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव होगा या लेथार्जिक होगा? एनर्जेटिक रात के समय जिसके पास ज्यादा एयर टाइडल कैपेसिटी है वो एनर्जेटिक या एक्टिव होगा, लेथार्जिक होगा? एनर्जेटिक होगा सर। बिल्कुल नहीं। यही तो ट्रिक था यहाँ। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो रात के समय उतना लेथार्जिक फील करेगी। क्यों लेथार्जिक फील करेगा? क्योंकि उसकी बॉडी में उतना बेहतर इंडोक्राइन चेंज आएगा। सो उसका पीनियल ग्लैंड उतना बेहतर काम करेगा। सो जिसकी टाइडल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें इंडोक्राइन सिस्टम उतना बेहतर काम करेगा। अब बात करते हैं कुछ दूसरे चीज की। अगर जिसकी टाइडल कैपेसिटी ज्यादा है, क्या रात को उसको थकान होगी, मसल पेन होगा? या जिसकी टाइडल कैपेसिटी कम है उसको थकान और मस्कुलर पेन होगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा जिसकी टाइडल कैपेसिटी कम है उसको थकान और पेन होगा। क्यों होगा? इसके पीछे कारण ये है कि नर्वस रिलैक्सेशन जो है वो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज को मिलेगा, और नर्वस टायर्डनेस जो है ये इसको मिलेगा, ठीक। तो गैसेस एक्सचेंज कम मतलब नर्वस टायर्डनेस ज्यादा, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा मतलब नर्वस टायर्डनेस कम। अब तीसरा पैरामीटर जो है उस पे देखिए। एक तो आपने समझ लिया कि ब्रेन हॉर्मोन्स वाइज वो इंसान कैसा होगा, दूसरा आपने समझ लिया नर्वस सिस्टम वाइज कैसा होगा। अब तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो समझते हैं। रात को किसकी बॉडी ज्यादा बेहतर नींद लाएगी? तो जिसका गैसेस एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उसकी बॉडी उतनी बेहतर नींद लाएगी। तो एक इंसान की सेहत के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? सही समय पे एक्टिव होना, सही समय पे एनर्जेटिक होना, ठीक। अब चलिए लास्ट पैरामीटर है, कौन से इंसान को स्ट्रेस ज्यादा होगा, जिसका गैसेस एक्सचेंज वीक है या जिसका गैसेस एक्सचेंज ज्यादा है? गैसेस एक्सचेंज ज्यादा वाला ज्यादा सो रहा है, गैसेस एक्सचेंज कम वाला कम सो रहा है। गैसेस एक्सचेंज ज्यादा वाला जो है वो नर्वस सिस्टम में उतना बेहतर है, उसको मसल्स पेन नहीं हो रहे हैं। और गैसेस एक्सचेंज जिसको कम है वो रात को एनर्जेटिक हो रहा है। तो रात को एनर्जेटिक होना अच्छा है या रात को एनर्जेटिक होना ना होना अच्छा? ना ना होना होना। अच्छा है।
अब आप ना खुद ना अपने होगा। आसपास के लोगों को देखिए, कितने लोग हैं जो आपके आसपास रात को सुपर एक्टिव हो जाते हैं, उनके भीतर राक्षसी ताकतें आ जाती हैं। होता है ऐसा? चलिए, अब एक लास्ट स्टेज पे कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेस लेवल। जिसका गैसेस एक्सचेंज ज्यादा है, जिसका गैसेस एक्सचेंज कम है, उसमें कौन ज्यादा स्ट्रेस फील करेगा? इसका जवाब ढूंढिए, मुझे 1 मिनट। हाँ, तो ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा किसको स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो किसको स्ट्रेस ज्यादा होगा? गैसियस एक्सचेंज ज्यादा वाले को कि कम वाले को? फिर ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उसको स्ट्रेस, अगर रात को नींद नहीं गई तो स्ट्रेस होगा सर। भाई वो तो कम गैसेस एक्सचेंज वाला है ना, उसकी टाइडल हम्म। कैपेसिटी कम थी, उसका एयर इनहेलेशन कम था। हम्म। तो जिसको एयर इनहेलेशन कम होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, उसको ताकत कम आएगी, तो उसको कार्टिसोल ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि वो रात को ज्यादा एक्टिव हो जाए, क्योंकि आइडियली उसको ताकत कम मिली लेकिन कार्टिसोल ज्यादा बना, तो रात को ज्यादा ताकतवर हो जाए। सर, अगर किसी को मतलब इसमें ज्यादा, जिनका डाइजेशन भी बहुत फास्ट है, अगर वो लोग भी रात को बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब 3-3 घंटे के अंदर उन्हें भूख लगना और बहुत पतले दुबले पतले यही रहते तो है, यही तो है स्ट्रेस लेवल बढ़ना। भूख लगना डाइजेशन अच्छा होना नहीं होता। भूख लगना ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जितने लोगों को खाने के बाद जल्दी जल्दी भूख लगती है, उनका डाइजेशन कमजोर है, उनका लिवर कमजोर है, उनके लिवर के ऊपर फैट है, उनको ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, और वो जल्दी हार्ट अटैक का शिकार बनेंगे। हैं। लेकिन पतले हैं सर, वो तो पतला मतलब। बिल्कुल। भाई पतला होना सेहत की निशानी नहीं है, और मोटा होना बुरी सेहत की निशानी नहीं है। बॉडी काम कैसे कर रही है, ये है सेहत। एक पतला इंसान कोई काम कर लेता है, एक मोटा नहीं कर पाता। कोई मोटा एक काम कर लेता है, पतला नहीं कर पाता। सॉरी। सो यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है हमें समझने की, वो जरूरी चीज है हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। आपकी बॉडी काम जैसे करेगी, ठीक वैसा ही आपका एनर्जी लेवल होगा। आपकी बॉडी अच्छा काम करेगी तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, और अगर आपकी बॉडी कम अच्छा काम करेगी, तो शुरुआत में आपका एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छा होगा। तो ज्यादा एनर्जेटिक होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो लोग योग का अभ्यास अच्छा करते हैं, आप देखोगे वो मोस्ट ऑफ टाइम एक अलग तरह की हैप्पीनेस में लिखते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नशा करके बैठे हैं, आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी सी। कितने लोगों ने देखा है ऐसा? तो ये कारण है। अब समझ जाइए आप कि योग जो है वो कैसे एक इंसान के जीवन को बदलता है, या क्यों हमको एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ करने की जरूरत है। सर, मैं अपना केस पूछ लूं एक बार। वो मुझे ना 1-1.5 महीने से बहुत नींद आती है, मतलब नींद आना बहुत ज्यादा, सोना ही सोना, और मैं इस बीच में बस कॉफी की वजह से ही उठी रह रही हूँ मैं।
तो दिन में भी सो रही है? हाँ सर, अभी मतलब मैं सो नहीं सकती हूँ, क्लासेस लेनी होती है, तो मैं कॉफी से उठे रह रही हूँ। कॉफी पीना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा नींद आती है। ये इंडिकेशन है आपकी बॉडी में कुछ कमी हो रही है। आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो? मैंने ना 108 सूर्य नमस्कार किया था उस टाइम पे, एक साइकिल में, बहुत लंबे समय तक का, 20-25 दिन। उसके बाद मेरे को ये हुआ है। गुड। आपको गोली मार देनी चाहिए। तो अब मैंने देखिए, सोचा। एक तरफ तो मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरफ मैं आप कह रहा हूँ आपको गोली मार देनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप 28 साल की हैं। सही कह रहा हूँ? तो अगर कोई 28 साल का इंसान 108 सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो एक तरफ तो मैं उसको माला पहनाऊंगा, एक तरफ गोली मार दूंगा। अब सोचिए ऐसा क्यों? जो बुद्धिमान इंसान है उसको माला पहनाऊंगा, और जो बेवकूफ इंसान है उसको गोली मारूंगा। अब बुद्धिमान और बेवकूफ कैसे होगा? अपनी बॉडी के सही यूज पे। ठीक। अगर योग के अभ्यास में आप जाओ, तो योग का अभ्यास बड़ा साइंटिफिक है। एक्सरसाइज क्यों करनी है, उससे क्या मिलेगा? प्राणायाम क्यों करनी है, उससे क्या मिलेगा? मेडिटेशन क्यों करना है, उससे क्या मिलेगा? या आसन क्यों करना है, उससे क्या मिलेगा? हर किसी से अलग अलग फायदा मिलता है, लेकिन हर चीज सही करनी चाहिए। राइट। कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी करने से जो बड़ा फायदा मिलता है वो क्या होता है? बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ जाता है। तो जिसके पास गंदगी नहीं होगी वो क्या क्या बाहर निकालेगा? भाई मेरे पास गंदगी ज्यादा है, मैं कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करूंगा तो मेरी गंदगी ज्यादा बाहर निकलेगी। मेरे पास गंदगी कम है, मैं कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करूंगा तो क्या होगा? मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे। अगर हिमा आप अपना बीपी देखोगे ना आफ्टर द सूर्य नमस्कार, सो ड्रॉप मिलेगा। लेकिन आइडली एक्सरसाइज के बाद तो बीपी बढ़ना चाहिए ना। सो जो लोग मेरे बीपी वाले वर्कशॉप पे आए थे, सबको याद होगा कि लंग्स से हार्ट को ब्लड जाता है तो लोएस्ट प्रेशर पे जाता है, हार्ट से ऑर्गन को जाता है तो हाईएस्ट प्रेशर पे जाता है, ऑर्गन से वापस हार्ट को जाता है तो लोएस्ट प्रेशर पे जाता है, फिर हार्ट से अगेन लंग्स को जाता है तो हाईएस्ट प्रेशर पे जाता है। तो ये जो ब्लड के आने जाने का रास्ता है, इसपे ब्लड प्रेशर आपका ऊपर से नीचे लोए हाईएस्ट आया, नहीं सॉरी, ऊपर से नीचे लोएस्ट आया, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे लोएस्ट हाईएस्ट गया, फिर नीचे से ऊपर लोएस्ट गया, फिर नीचे से और ऊपर हाईएस्ट गया। सो हाईएस्ट लोएस्ट में दो चीजें हैं जो हाईएस्ट करती हैं, दो चीजें हैं जो लोएस्ट करती हैं। तो कौन कौन सी दो चीजें हैं जो हाईएस्ट करती हैं? आपके हार्ट का आधा हिस्सा पहले हाईएस्ट करता है, फिर आपके हार्ट का आधा हिस्सा दोबारा हाईएस्ट करता है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल का ब्लड जब लंग्स को जाएगा तो हाईएस्ट प्रेशर पे जाएगा, लंग्स से जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लोएस्ट प्रेशर पे आएगा, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरेटा में जाएगा तो हाईएस्ट प्रेशर पे जाएगा। अब ऑरेटा से सेल को जाएगा तो हाईएस्ट प्रेशर पे जाएगा, सेल से वापस अगर ये हार्ट को जाएगा तो लोएस्ट प्रेशर पे जाएगा। अब ये है हमारे शरीर की सही फिजियोलॉजी। ठीक। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करते हो या कोई दूसरी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हो, तो क्या होता है? हमारी बॉडी बहुत तेजी से ब्लड के फ्लो को बदलती है। तो ये जो एक्सचेंज है ये बदलने लगता है। याद है हमने हाई बीपी के केस में क्या पढ़ा था? कि जब लंग्स आपका करेगा तो क्या होगा? आपका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो वाटर की जगह क्या क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा, और ऑक्सीजन कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देगी। सो जब आपको ऑक्सीजन के साथ मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ताकत आएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगी?
थकान आएगी। तो इस समय जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला मैला बहुत टाइट है। जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा तो कौन एनर्जी बनाएगा, कार्टिसोल। सो सेल्स को न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, कार्टिसोल का चैनल चलता रहेगा, तो आपको दिन भर थकान, आलस और परेशानी बनेगी। तो एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है, पर किसको क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। आप जब योग कराते हैं सो 90% टाइम ऐसा होता है कि शुरू के 3 महीने बड़े जबरदस्त चेंजेस आते हैं। आफ्टर द 3 मंथ रिजल्ट गायब, वही चल रही है गाड़ी, है सेम वेट, सेम हेल्थ, सेम स्टेमिना, कुछ चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सही एक्सरसाइज नहीं मिल रही है। सो इनिशियल जो पहली एक्सरसाइज थी उसने थोड़ा बहुत चेंज किया, अब बाद में क्या है, जो चेंज होना चाहिए वो चेंज हो नहीं पा रहा। तो इसलिए आपको पहले एक्सरसाइज का साइंस सीखना चाहिए, फिर आसन का साइंस सीखना चाहिए, फिर रिलैक्सेशन का साइंस सीखना चाहिए। जो आप ये रिलैक्सेशन करते हो शवासन, कहते हैं ना सबसे अच्छा आसन शवासन है। तो शवासन क्यों सबसे अच्छा आसन है, उसके पीछे साइंस है। अगर आप शवासन का साइंस समझ जाते हो तो बड़ा आसान होगा आपके लिए किसी भी स्थिति में इंसान को इम्प्रूव करना। और फिर जो आप प्राणायाम करते हो ना, सबसे पहले ये समझो कि प्राणायाम करना कर, उससे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। तो जब एक्सरसाइज करोगे तो प्राणायाम अच्छा है। और मेडिटेशन कब करना है और कब जाप करना है, किसको जाप करना है, किसको ध्यान करना है, किसको गाइडेड मेडिटेशन करना है, किसको साइलेंट मेडिटेशन करना है, ये हम सबकी प्रकृति और जरूरत के हिसाब से निर्भर करते हैं। तो जब किसी भी इंसान को हम समझेंगे नहीं, उसकी चैलेंजेस को नहीं समझेंगे, तो ना तो हम उसको कोई आसन कराएंगे, ना कोई एक्सरसाइज की। अगर हम बिना किसी को समझे एक्सरसाइज और आसन कर रहे हैं तो इनिशियल आपकी सेहत इंप्रूव होगी, लेकिन बाद में आपकी सेहत डे बाय डे डिक्रीज होगी। क्योंकि एक्सरसाइज और आसन का जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है। आप देखते हो ना, गायनकोलॉजिस्ट बोलती है एक्सरसाइज मत करना नहीं तो यूट्रस बदलना पड़ सकता है। गायनकोलॉजिस्ट बोलती है कि एक्सरसाइज मत करना नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। क्यों बोलती है, क्योंकि जानती ही नहीं है कि इंडिया में पढ़े लिखे एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स भी हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट मदर्स को क्या कहती है गायनकोलॉजिस्ट, नहीं नहीं वॉक कर लो ठीक है। जब आप बोलते हो ना प्रीनेटल योगा करने को तो वो बोलती नहीं वॉक कर लो ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि प्रीनेटल क्वालिफाइड लोग हैं। इसी तरीके से आप देखो जब ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं बैक पेन लेके, नी पेन लेके, तो क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट करो, एक्सरसाइज मत करना नहीं तो पेन बढ़ जाएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे योगा टीचर इतने नॉलेजेबल नहीं है, वो नुकसान कर देंगे, फायदा नहीं करेंगे। तो अगर आप इतने नॉलेजेबल हो जाओ तो 90% बीमारियां अस्पताल से पहले ही ठीक हो जाएगी। चाहे वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, गैस्ट्राइटिस हो, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आसानी से योग से ठीक हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग से ठीक हो सकती। थायराइड की प्रॉब्लम में कोई भी योगा टीचर दवाई छुड़वा ही नहीं पा रहा है। डॉक्टर बोलती कोई बात नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही फिर भी दवाई खाया जाओ, क्योंकि उसको योगा टीचर के ऊपर बिलीव नहीं है। ये बिलीव क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपनी बात डॉक्टर को डॉक्टर की भाषा में नहीं समझा पाते। तो जब आप अपनी बात डॉक्टर को डॉक्टर की भाषा में समझाओगे तो वो ट्रस्ट करेगी और आप
आसानी से लोगों को ठीक भी करता हूँ। तो लोग आपको पैसे भी ज्यादा देंगे और सम्मान भी ज्यादा देंगे। देखिए हम बोलेंगे सर, अभी तक तो थायराइड पे मैंने रिजल्ट सर बड़ा अच्छा दिया है। और सर अभी तक मैंने मतलब 4 महीने में सर लगभग सर 7 से 8, 8 से ऊपर सर पेशेंट ऐसे हैं जिनकी दवाओं को सर बंद कराया है थायराइड में। मयंक बोल रहा हूँ सर मैं। मयंक, ये जी तो जी। बहुत अच्छी बात है मयंक जी। और सर उससे ज्यादा सर केसेस हो गए हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर बोला है कि लाइफ टाइम दवा लेना पड़ेगा, उनको भी सर थायराइड की दवा मैंने बंद कराई। बहुत अच्छा मयंक। तो इस चीज को आप अपनी चीज को इंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जाके बोलो कि देख भाई तू दवाई लिख रहा है, मैं दवाई के बिना ठीक कर रहा हूँ, तो अब तो अपने पेशेंट्स को मेरे पास भेजना चालू कर। हाँ सर। अभी सर नियर अबाउट अभी लास्ट ईयर में सर काफी ज्यादा मतलब इस ईयर में भी मैंने लगभग 7 से 8 रिजल्ट दिए हैं, और टोटल अगर मिला है तो सर तो 15+ मैंने केसेस सॉल्व किए हैं थायराइड के। ये बहुत खुशी की बात है मैम, सीरियसली, क्योंकि आप जैसे यंग टीचर्स ही योग का भविष्य हो। एक बार और मैं मयंक का प्रचार कर देता हूँ। मयंक बहुत अच्छे योगा टीचर है, वाराणसी से है, और इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा कंटेंट भी क्रिएट कर, और ये बहुत साइंटिफिक टीचर है। तो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा, और साथ साथ मयंक जैसा खुद को भी बेहतर करिएगा। और सर अभी रिसेंट में सर अभी काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला है। अभी इसी लास्ट मंथ में मतलब इन दोनों मंथ को अगर देखा जाए तो 3 सर कंसीव के भी रिजल्ट दिए। वाह, और अगर टोटल अगर मिला तो सर 5+ हो चुके हैं अभी तक, 6+, जिसमें मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ भी है। वेरी गुड मैम। सो बहुत सारी तालियां होंगी मयंक आपके लिए। मुझे लगता है कि मेरे को भी अपना थोड़ा प्रचार कर देना चाहिए, और आपसे ऑनेस्ट फीडबैक भी लेना चाहिए। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ सर, काफी अच्छा लग रहा है सर वीडियोस, और अच्छा है कि उससे नहीं? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और जो डेली लाइफ रूटीन से सर हम रिलेट करके चीजों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं सर। और अभी सर पहले क्या होता था कि चीजों का नॉलेज रहता था, बट अभी क्या है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि हाँ ऐसी चीज है, आपको ऐसी चीज करनी चाहिए, चेंज ये आप करोगे तो ऐसी आपके लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस का आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, इन चीजों से डायरेक्ट हम बात कर पाते हैं। और जो सर आपने एक बार और बोला था ये लाइव क्लास में कि इसको पढ़ने के बाद एक फीमेल के आप बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, और वो रियलिटी है सर। वो अपनी चीजों को इतना प्रॉपर वो शेयर करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में इतना अच्छे से शेयर करते हैं। वो चीजें सर जो जिनके साथ शेयर हो रहा है वो वही समझ पाएगा सर कि कितने अच्छे से वो डिटेल में अपनी चीजों को, अपने प्रॉब्लम्स को अपने साथ में शेयर करते राइट। हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने वुमेन्स वेलनेस वाला कोर्स परचेज किया था, क्योंकि वुमेन्स वेलनेस का कोर्स मेरे पास ज्यादातर फीमेल्स ही परचेज करते हैं। मैं बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने मेरा वुमेन वेलनेस का कोर्स किया, लेकिन मैं मेल्स को भी कहूंगा कि उनको वुमेन वेलनेस का कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जब आप फीमेल की साइकोलॉजी, फीमेल की फिजियोलॉजी समझोगे, तो आप एक अच्छे बेटे बन सकते हो, एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, एक अच्छा फ्रेंड बन सकते हो, एक अच्छे पिता बन सकते हो। तो बहुत जरूरी है मेल्स को फीमेल्स फिजियोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी समझना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कुलदीप कैसे हैं? चलिए हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, थोड़े ठीक है आपके सर, क्वेश्चन प्रणाम। आंसर्स की हो जाए। जी कुलदीप, जी क्या सर, कर मेरा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन था सर। बहुत सारे लोगों को दिन भर उबासी जो आती है, जैसा आपने बोला कि मैम ने बताया था 108 सूर्य नमस्कार करने के बाद, जी पर जी, कुछ लोग नहीं भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं फिर भी नींद आती है, उबासी आती है, तो उसका कारण भी गैसेस एक्सचेंज का प्रॉपर ना होना है। बिल्कुल। जब आपकी जरूरत के हिसाब से आपको गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपकी जो एनर्जी नीड्स है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा कार्टिसोल, और कार्टिसोल करेगा तो वो आपको बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होने देगा। तो मतलब वही है सर कि एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइज की जाए, ना ज्यादा ना कम। अगर किसी भी इंसान को एनर्जेटिक करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक रात उठे और खूब योगा कर ली, ये समझदारी नहीं।
ओके सर। बाकी आप तो अच्छे कर रहे हो, कैसा कुछ चमत्कार कर रहे हो कि नहीं आप? थोड़ा बहुत चल रहा है सर, पेन वगैरह में, डिजीज में उतना नहीं हो पा रहा है अभी, और काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा करते रहिए। बिल्कुल सर। कुलदीप हमारा मेडिकल योगा मुझे लगता है 2 साल पहले किए थे, और कुलदीप इस जी समय, सर, लास्ट लास्ट ईयर किया था सर। हाँ, और कुलदीप इस समय, आप कहाँ पे हैं साउथ में? कोयम्बतूर में सर। कोयम्बटूर में जग्गी वसुदेव जी के घर पे है। सो थैंक यू कुलदीप, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, पूछे पूछे हेमा, बोले। जी। सर बहुत बार फीमेल्स में ज्यादातर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, उनको ना पैरों में जैसे कि बारिश में हो, उनके ना पैरों में दर्द होने लग जाता है। वो किस वजह से होता है? वो मतलब काइंड ऑफ वैसे इरिटेशन सी होती है वो। पहले मुझे होती थी, फिर मैंने योग अभ्यास शुरू किया तो मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो योग अभ्यासी है जो औरों से सीखते हैं, मेरे जो फ्रेंड है उनको अभी भी होता है वो पेन। वो थोड़ा और बारिश आगे वो बढ़िए। खुद ही बता देती है। थोड़े थोड़े जी। वीडियोस मुझे लगता है कि जब आप प्रेगनेंसी पढ़ रहे होगे तो इसका हाँ जवाब हाँ, मिल प्रेग्नेंट। जाएगा। लेकिन मैं आज जवाब दे देता हूँ। जब भी अगर किसी फीमेल को ऐसा हो तो 3 पैरामीटर जरूर देखिए। या तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन डी कम होगा, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। सो अगर आप इनको सप्लीमेंट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, अगला सवाल लेते हैं। सर मेरे पास एक केस आया था। गुड मॉर्निंग सर, संजना बोल रही हूँ। सर उनको है ना कोई डेफिनेंसी नहीं है, फिर भी उनकी लेग्स पेन है ना, उनमें पेन होता है। संजना, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए। संजना जयपुर से है, और संजना ने कोविड में हमारा मेडिकल योगा किया। जी सर। जी संजना। सर उनको है ना कोई डेफिनेंसी नहीं है, ना थायराइड है ना शुगर है, बट फिर भी उनकी लेग्स वाली जो वेन्स है ना, उनमें पेन होता है। ओके, सो संजना एक बार इनका विटामिन बी 12 देख लीजिए। बी 12 का अगर सप्लीमेंटेशन भी करोगे ना तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की वीकनेस है। जब बी 12 डेफिशिएंसी होती है ना तो नर्व थोड़ी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन आती है। तो सर ये कभी कभी क्यों होता है? जैसे मेरी फ्रेंड है, वो तो बारिश को प्रिडिक्ट, आज बारिश होने वाली है बोलेगी तो पैरों में दर्द हो रहा हाँ नहीं, ये देखिए क्या होता है, नर्वस सिस्टम की जो वीकनेस है ना, वो ये हर समय एक जैसी नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ लोग हवा चलता है तो दर्द होता है। तो ठीक उसी तरीके का है कि ये नर्वस सिस्टम जिनका वीक है, उनको कभी कभी जब एक्सर्शन होगा, या जब उनको सही न्यूट्रिशन, सही रिलैक्सेशन नहीं मिला होगा, तो दर्द नेचुरली एग्रीवेट हो जाता है। ये वाला पेन आप बच्चों में भी देख सकते हो, इसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं। जब आपके बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो ये दर्द होता है, जिन बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। सो है। एक बार आयरन रिपीट और कर दीजिए, विटामिन डी कौन सा पेन? 12 साल से छोटे बच्चों में सप्लीमेंट करते रहना चाहिए। जी हाँ। कौन सा पेन कहा सर आपने एक बार? ग्रोइंग पेन बोलते हैं, बच्चों में होता है। अच्छा, ग्रोइंग, ओके। तो ये सेम है, बड़ों में भी होता है बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से। सो अगर बी 12 का लेवल देखेंगे तो भी डेफिशिएंसी दिखेगी, नेचुरली सप्लीमेंट कर दोगे तो भी एक बेनिफिट है। थैंक सर यू। थोड़ा सा मुझे प्रोलैक्टिन के बारे में प्रॉपर जानना था। प्रोलैक्टिन मतलब सर इस तरीके से जानना है कि मैं प्रोलैक्टिन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्रोलैक्टिन, यस सर। प्रोलैक्टिन एक ये हार्मोन है क्यों जो, बढ़ता है सर, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सारे रीजन सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिए, तब तक आप लोग कुछ और सोचना चाहें तो सोच लीजिए, क्योंकि मैं एक स्लाइड लेके आना चाह रहा था आपके लिए मैं।
हाँ मैं ये आपके लिए है, बाकी सबके लिए भी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है पीसीओडी की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं, बाकी सब भी ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी फीमेल में हाइपोथैलेमस सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत आएगी, उसके जीएनआरएच जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, जीएनआरएच जब भी एबनॉर्मल होगा तो एलएच और एफएसएच रेशियो गड़बड़ होगा, जो ब्रेन को एक तरह का मैसेज देगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ब्रेन क्या करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरा हार्मोन जो है वो बढ़ा देगा, जिसको अच्छा यहाँ पे है नहीं, हाँ ये एडिपोज सेल से, ये एडिपोज सेल से भी बनता है। और चलिए आपने तो पढ़ा ही है, तो दूसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन बढ़ा देगा। तो जब नेचुरली ईस्ट्रोजन लेवल एलिवेट करने लगेगा तो क्या होगा, अब उस ईस्ट्रोजन को लिवर भैया यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये लिवर भैया यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो सीरम बाइंडिंग वो ग्लोबुलिन्स थे वो फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंड्रोजन बढ़ जाएगा। अब ये जो एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन बढ़ के कहाँ इफेक्ट करता है, पेंक्रियाज को इफेक्ट करता है नॉर्मल पीसीओडी के केस। लेकिन ये पेंक्रियाज को ना इफेक्ट करके ये एंड्रोजन फिर से इफेक्ट करेगा किसको, जीएनआरएच को, किस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को ये फील आएगा कि मदर जो है वो या तो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एलएच-एफएसएच रेशियो नील हो जाता है, या लैक्टेशन फेज पे है जिस समय एलएच-एफएसएच रेशियो स्टोर रिस्टोर नहीं हो रही। तो जब भी ब्रेन को ऐसा फील होगा, हाइपोथैलेमस को ऐसा फील होगा कि फीमेल या तो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन फेज पे है, तो उसमें हाइपर एंड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल एलिवेट होने लगेगा। अब ये हाइपर प्रोलैक्ट जो एंड्रोजनिज्म है, ये हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया बन जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इनिशिएट कर देगा कौन, हाइपोथैलेमस। तो ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल कम साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन है ब्रेन का, क्योंकि फिजियोलॉजिकली तो क्या एंड्रोजन एलिवेट होना चाहिए था, लेकिन सेम टाइम फीमेल क्या होती है, बड़ी रोंदलू सी होती है, बड़ी इमोशनल सी होती है, वो एंड्रोजन को एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। रिलेट कर पा रहे हो आप मयंक? यस सर, यस सर। जब कोई फीमेल थोड़ी पावरफुल होती है तो एंड्रोजन बढ़ जाता है, जब कोई फीमेल थोड़ी रोंदलू सी, थोड़ी इमोशनल सी, थोड़ा हाई एस्ट्रोजन वाली होती है तो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया हो जाती है। तो जो भी फीमेल आपके पास हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया लेके आएगी, उस फीमेल में आप एक चीज बहुत कॉमन देखोगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, वेजाइनल सिक्रीशंस एलिवेटेड हो सकते हैं, या फिर फैट सेल्स काफी बड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि फैट सेल्स क्या करते हैं, नेचुरली ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। क्लियर? सर इनके बढ़ने से सर ये इनफर्टिलिटी भी तो क्या असर पड़ जाता है? इनफर्टिलिटी भी होगी, क्योंकि भाई एफएसएच एलएच रेशियो नहीं तो ओवुलेशन रुक जाएगा, सो इनफर्टिलिटी भी होगी। कई बार फीमेल्स को ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन जैसा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मिल्क सिक्रीशन भी हो सकता है, ये चाहे मैरिड ना हो फीमेल तो भी। तो सर इसको किस प्रकार से सर कम किया जा सकता है, बैलेंस कैसे किया जा सकता किसको, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया को? है? हाँ सर। बहुत सिंपल है, आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्लड फ्लो अच्छा कीजिए और हेपेटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो अच्छा कीजिए। जितना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जब हम पीसीओडी का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिएगा
लास्ट हाँ में सर। कुछ वीडियोस हैं पीसीओडी के प्रैक्टिस की भी, अभी आप वहां पहुंचे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हाँ लेकिन सर, आप में से अभी कोई नहीं है पहुंचा। जिसने पीसीओडी का प्रैक्टिस देखा हो? सीमा आपने देख लिया? सो जो प्रैक्टिकल सेशन है उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे मैं, तो आप ठीक। आसानी से पीसीओडी में आसनास कैसे करने हैं, क्या करना है, कौन से आसन को कैसे होल्ड करना है, वो क्लियर हो जाएगा। सो ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि 46 47 है, लेकिन वीडियोस हैं जो आप एक बार देखोगे, प्रैक्टिकल सेशन फॉर पीसीओडी, या फिर एक जो केस स्टडी ली है ना हमने हाइपरप्लेक्टीमिया की, वो देख सकते हो। ठीक है। एक लाइव केस स्टडी लिया है हमने, एक लेडी, नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक नहीं होता। सो एक लेडी है जो हमें देहरादून से ज्वाइन की थी अपने केस के लिए, तो उनका केस हमने लाइव डिस्कस किया है क्लास में, तो वो आप देख सकते हैं। 15 और 16 में है। 15 16 रीमा ने बता दिया। पर वैसे जंप करके मत देखिएगा, मुझे लगता है सिलसिलेवार देखेंगे ना तो बेहतर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है सर। सर सर एक ये चीज पूछना था। पिट्यूटरी से सर कैसे रिलेट करता है कि 100+ अगर हो जाता है तो सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी के सर करते हैं डॉक्टर इसको चेकअप। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो जीएनआरएच है ना, जीएनआरएच हाँ। रिस्पॉन्सिबल होता है एफएसएच और एलएच रेशियो की। हाँ एफएसएच सर। एलएच रेशियो अगर अच्छा होगा तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल मिनिमाइज रहेगा, लेकिन हाँ जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एफएसएच कम हो जाएगा। हाँ सर। अब एफएसएच बढ़ेगा तो उस ईस्ट्रोजन को लिवर मेटाबोलाइज करके क्या करेगा, एंड्रोजन निकालेगा। तो हाँ हाँ फीमेल एंड्रोजन लायक नहीं है, तो हाँ। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस एंड्रोजन को यूटिलाइज ही नहीं कर सकता। नहीं तो ना करेगा। तो हेयर सूटीज में आएगा, ना मेल वॉइस आएगी, ना मेल वाला कैरेक्टर डेवलप होगा, ना मस्कुलर चेंजेस होंगे। तो हाइपोथैलेमस सोचेगा कि ये प्रेग्नेंट है और वो प्रोलैक्टिन बढ़ा देगा, या ठीक। हाइपोथैलेमस को लगेगा कि ये लैक्टेशन फेज पे है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ना, देखिएगा पीरियड्स एब्सेंट हो रहे हैं, तो पीरियड्स एब्सेंट हाँ दो सर। चीजें होते हैं, या तो प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में। ये अलग। अगर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो लैक्टेशन के सिम्टम्स बढ़ा देगा। तो हाइपरप्रोलैक्टिनिया में कई बार कुछ लोगों को थोड़ा ही प्रोलैक्टिन आता है, कुछ को प्रोलैक्टिन का लेवल काफी एलिवेटेड होता है। तो जिनको हाँ हाँ। प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा एलिवेटेड है उनको ब्रेन को लग रहा है कि भाई ये लैक्टेशन पे है, और जिनको थोड़ा एलिवेटेड है उनको लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। तो जिनको ठीक। प्रेग्नेंट फील कराएगा ब्रेन, उनको फिर प्रेगनेंसी वाले बाकी और सारे सिम्टम्स भी मिलेंगे। तो देखोगे उनके पैर में थोड़ी बहुत सूजन रहने लगेगी, लोअर में थोड़ी सूजन रहने लगेगी, वाटर रिटेंशन मिलने लगेगा, बाकी और सिम्टम्स मिलने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन मिलने लगेगा, इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो लूज होने लगेगा, एसिडिटी और बाकी चीजें बढ़ जाएंगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जब भी बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगेगा, तो ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते ठीक। सर मेरे एक क्लाइंट है, शी इज 36 years old और अभी वो हैं। बेस्ट फर्स्ट होगा बेबी प्लीज के लिए। आप अगर अपना वीडियो ऑन कर ले। सर श्वेता बोल रहे हैं, आई जी गेस जी। मेरा नाम नहीं है। तो वो सर वो प्लान कर रहे हैं बेबी का, शी इज 36 years old। और वो काफी टाइम से किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि आप हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो आप शतावरी खाना शुरू करिए। तो वो शतावरी खा रहे थे और उनका ऑलरेडी प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ था। तो अब उनका ये है कि वो शी इज लाइक कि अब समझ में नहीं आ रहा, प्रोलेक्टिन इतना बढ़ गया, शी इज फीलिंग कि ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत मिल्क का प्रोडक्शन भी ऐसा फील हो रहा है, और इनफर्टिलिटी मतलब वो 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं बट अभी तक कंसीव नहीं किया है। तो इतना अभी तो आपने जल्दी में स्टार्ट किया ना देखना, हाँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं अगर आपको सोल्यूशन दूंगा तो थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगा। आप हाँ जी। इसके लिए नेक्स्ट वीक तक थोड़े जो हाइपरप्लेक्टीमिया वाले वीडियोस है ना, उनको एक बार हाँ देख जी। लीजिएगा, फिर इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसका जवाब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सिंपली क्या है कि सतावर खाने से उनकी बॉडी को लैक्टेशन का फील ज्यादा आ गया, अभी सतावर का सप्लीमेंटेशन बंद करना है, अशोक स्टार्ट करना है, अशोक आरएस तो दे दीजिए बेहतर होगा। और दूसरा क्या है कि आप उनकी वो जो
जब वीडियो देखोगे तो आप देखोगे उसमें 3 किलोमीटर वॉक करने का एक रेशियो मिलेगा, 30 मिनट्स इन 3 किलोमीटर। वो चालू कर दीजिए, विद इन 1-2 वीक चेंजेस दिखने लगेंगे, क्योंकि ये ब्रेन का कंडीशन चेंज करना है और कुछ नहीं। सो 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कराना चाहिए। 30 और मिनट्स बाकी वीडियो देखिएगा तो हम नेक्स्ट टाइम इस पे और डिटेल पे बात करेंगे। सर एक चीज और, खाना खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा क्यों आती है? वो चाहे मॉर्निंग हो चाहे नाइट हो, खाना खाने के बाद में इट्स लाइक कि ऐसा मन करता है कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए तो सो ही जाए बस। इसका बड़ा अच्छा सा जवाब है। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये हमेशा मजे करना चाहता है, और जब इसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो ये मजे में चला जाता है। तो जितने लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं उनको नींद आती है। तो आप अपने खाने का कॉम्पोजिशन देखिएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज ज्यादा होगा। ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी खाने में 60% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कुछ लोग ऐसे धुरंधर है जो 90 to 100% कार्बोहाइड्रेट भी खाने को तैयार होते हैं, तो ऐसे लोगों को खाने के बाद जबरदस्त वाली नींद आती है। तो कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ परसेंटेज कम कीजिएगा, नींद बेहतर होगी। और सिर्फ कुछ लोगों को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती, मतलब मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग से इवनिंग तक वो लाइक एसिडिटी या का तो लंच करेंगे वो या डिनर एसिडिटी का करेंगे। केस। अगर भूख नहीं लग रही है तो एसिडिटी का केस उनको, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि पहले आप फिगर आउट कीजिए कि उनकी एसिडिटी कैसे है, फिर एसिडिटी का मैनेजमेंट करोगे, इम्प्रूवमेंट आ जाए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो वर्षा जी, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मैंने दीपाली जी का वो पढ़ा, बहुत अच्छा फीडबैक था उनका। सो मेरे लिए वो बहुत सम्मान की बात है, और थैंक यू कि आप लोगों को फोर्स कर करके ला रहे हो। नहीं सॉरी वर्षा जी, आप नहीं, मानसी जी ला रहे हो, सॉरी मानसी जी। आप लेके आ रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। आप दोनों असल में देखने में सिमिलर लगते हो ना। थैंक यू। चलिए तो अब हम इसको खत्म करें। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ प्लीज आजिए। हाँ, मेरी एक क्लाइंट है, उसकी एज 27 ईयर है। और उसको जब पीरियड्स के पहले 2-3 यानी 8 दिन पहले एक ही ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस लगता है, और कभी कभी पेन भी होता है। तो ये क्यों होता है? इसका जवाब तो हमने वीडियो में दिया था, लेकिन आप फिर से पूछ रही तो फिर। हाँ मालूम है सर, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गई मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम इसका जवाब फिर से दे दे रहे हैं। ये हाँ होता है क्योंकि ब्रेस्ट में फैट सेल्स ज्यादा होते हैं ना, और ईस्ट्रोजन जो है हाँ वो फैट सेल्स बनाता है, मतलब फैट सेल्स हाँ। की वजह से ईस्ट्रोजन बनता है। तो जिन ओके। फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ईस्ट्रोजन सर्ज होता है, ऐसी फीमेल्स में आप देखोगे ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस बढ़ जाती है ना, थोड़ा अच्छा। उनको पेन डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो ऐसी फीमेल्स को थोड़ा दो लोग बड़ी मदद कर सकते हैं। एक तो उनके पार्टनर्स उनको बड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल थोड़ा नेचुरली रिलैक्स्ड रहेगी, जो अपने इंटरकोर्स के साइकिल को अच्छा एंजॉय कर रही होगी, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा कौन बड़ा मदद कर सकता है? दूसरा बड़ा मदद कर सकता है फिजिकल एक्टिविटी। तो जिन मदर्स को ये ज्यादा हो रहा है, ऐसी मदर्स को एक हफ्ते पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो जब फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। तो ये जो पर ईस्ट्रोजन जो ईस्ट्रेडियोल बन रहा है ना, ये नहीं बने। तो जिनको भी मूड स्विंग्स होते हैं ना पीरियड्स के टाइम पे, जिनको ब्लोटिंग होती है, जिनको टेंडरनेस रहती है, सबका अच्छा सोल्यूशन है पीरियड से एक हफ्ते पहले अच्छा सा एक्सरसाइज बढ़ा के। अच्छा। ठीक है ओके। दीपाली जी। हाँ, और एक सवाल है मेरा। उन्हीं की मम्मी है, तो उनको 53 एज है उनका। तो उनको क्या होता है, बीच बीच में बहुत स्वेटिंग होती है, यानी 1-2 महीने वो ठीक रहती है, फिर बहुत इतना ज्यादा स्वेटिंग होता है कि उनको सहन नहीं होता। ये मेनोपॉज तो देख ये, रहे हो आप? हाँ हाँ सर, अभी चालू है
वही कर रही हूँ। सो मेनोपॉज में ये मिलेगा आपको, ये एक तरह का एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है जिसको जनरली हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। ये हॉट हाँ। फ्लैशेस तभी होता है जब अचानक से ईस्ट्रोजन फॉल करता है। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी मतलब मेनोपॉज में हो या पेरीमेनोपॉजल एज में हो जरूरी नहीं है। आजकल ये 30-35 की एज में भी बहुत दिखने लगा कि अचानक से एकदम गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसका भी वही सोल्यूशन है कि थोड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग करो, या थोड़ा अपने प्रोटीन परसेंटेज को बेहतर करो। ओके ओके क्योंकि सर। और एक आपकी हाँ बॉडी नेचुरल ईस्ट्रोजन नहीं बना रही। सोया खाना इसमें बहुत फायदेमंद होता है। अगर कोई सोया। सोया खाए तो उसमें बहुत फायदेमंद होता है। ओके थैंक यू सर। और एक आखिरी सवाल है सर। और एक क्लाइंट है, गर्भ संस्कार के लिए आती है, तो उनके लेफ्ट साइड में हमेशा थोड़ा सा दर्द रहता है। तो पहले मुझे लगा कि वो ठीक से यानी खाती नहीं थी, यानी कैसे खाती थी, कभी छोले खाती थी, कभी काले चने खाती थी, तो मैंने वो सब बंद करवा दिया। लेकिन अब वो बोलती है मैं वो कुछ भी नहीं खाती फिर भी वो पेन होता है। देखिए लेफ्ट साइड पे दर्द होता है, कौन सा मंथ है ये? अभी 6th मंथ है। 6 मंथ। सो 6 मंथ में अगर लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है ना कि हाँ थोड़ा छाती के नीचे बोल रही है फिर। हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गैस बन गई है। हम्म तो उनको ओके। थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाइए, पैदल चलाइए, गैस रिलीज होने लगेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सर उनकी मूवमेंट भी बहुत स्लो है, जब वो हाँ, तो आसन करते हैं ना वो कुछ रीजन ही वही उठा है। ही नहीं सकते, पैर भी नहीं, जल्दी उनको जल्दी। उनको पैदल चलाइए, गैस की हाँ वजह से ऐसा हो रहा है। और ओके पैदल चलेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। ओके थैंक यू। सर मैं एक सर क्वेश्चन सिक्स कर सर। कौन विकेट करके बोलिए। हाँ सर। जी सर सर। आप जो बोलते हैं कि कार्टिसोल मतलब हर बार रिलीज हो जाता है जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो सर आजकल की जितनी भी यंग जनरेशन है वो तो मतलब उनको कैसे समझाया जाएगा कि आप ज्यादा वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो कार्टिसोल रिलीज हो रहा है, मतलब क्योंकि वो तो अपने आप नेचुरली आ जा रहा है सर। अब नेचुरली आ जा रहा है तो ऐसा उनको तो पता ही नहीं नहीं है चलेगा शिल्पा कि जी, नेचुरली नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत काम कर लूं, मेरे को कार्टिसोल नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, जब हम आपने मेरे को बहुत कम टाइम पे गुस्सा होते देखा है। मुझे लगता है आपने बहुत बहुत समय तक मुझे देखा है गुस्सा होते देखा है। क्यों नहीं होता? सिंपल पानी पीने की वजह से। आप पूरी लंबी लंबी क्लास में मुझे देखा होगा, कभी बीच में पानी पीते नहीं देखा। लगातार बोलने पर कोई भी अगर 50-60 मिनट लगातार बोले तो उसका गला सूख जाता है। मुझे आज तक कभी नहीं देखा होगा, मुझे लगता है कि आपने 100-200 बार तो देखा ही होगा मुझे। तो सौ दो सर सौ 1 बार साल हो देखने गया, के पूरा बाद जुलाई में ज्वाइन किया था सर आपको और ये जुलाई आ गया। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे साल भर से देख रहा है और 100-200 बार देख चुका है लेकिन कभी मुझे पानी पीते नहीं देखा, सो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करूँ। तो कार्टिसोल को कम करने का इससे अच्छा सोल्यूशन क्या होगा? हाइड्रेट मैं अपनी क्लास में हमेशा हाइड्रेशन पे इतना जोर इसीलिए तो देता हूँ क्योंकि अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करोगे सर्कुलेशन नेचुरली बूस्ट होगा। सर्कुलेशन बूस्ट होगा तो कार्टिसोल कम होगा ना। जितना आपके मेनिंजस लेयर पे सूजन कम होगी उतना भाई स्कल की और ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी तो सूजन कम हो जाएगी। पानी ज्यादा पियोगे तो सप्लाई अपने आप नेचुरल बढ़ जाएगी। जब टंकी में पानी ज्यादा है तो नल में पानी ज्यादा आएगा, टंकी में पानी कम है तो नल में पानी कम है। रिलेट कर पा रही हैं आप? समझ में आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, बोले बोले। सर 6 मंथ में प्रेगनेंसी में यूरिनेशन में पेन होना, वो क्यों रहता है ज्यादा? 6 मंथ की प्रेगनेंसी में कहाँ पेन हो रहा है? यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो रहा है। ये राउंड लिगामेंट का पेन है। राउंड लिगामेंट पढ़ा ना आपने? नहीं, देखिए इतना अभी नहीं पड़ा है। मतलब हिला रही है। ये राउंड लिगामेंट का पेन है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिस वीडियो में भी ये मिलेगा आपको, और उसमें भी मिलेगा कि राउंड लिगामेंट कहाँ पे। राउंड लिगामेंट यूट्रस से स्टार्ट होके
एकदम लिविया मेजोरा लिविया माइनोरा पे इंसर्ट होगा, एकदम वेजाइनल कैविटी। तो जब क्या होगा, जब आप यूरिनेशन के लिए बैठते हो ना, प्रेशर करते हो, तो उन मसल्स पे जोर पड़ता है। कीगल कराने से भी इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा एक बार यूटीआई देख लीजिएगा, यूटीआई तो नहीं है तो उनको बोलिएगा एक बार यूरिन टेस्ट कर ले, और यूरिन टेस्ट पे अगर कुछ नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा फ्लूइड इनटेक बढ़ा दीजिए, ठीक होगा। और कीगल्स थोड़े इम्प्रूव कर दीजिए। सर आपको प्राणायाम का या फिर कोई मेडिटेशन का कोर्स नहीं कराते हैं? मुझे मेडिटेशन बहुत तो मेरे मैं सहयोगी राजीव जी कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए आप राजीव जी के कोर्स को एक बार ट्राई कर सकते हो। आप में से अगर किसी ने ज्वाइन किया हो तो वो फीडबैक भी दे सकता है। सर आप नेचुरोपैथी के कोर्स के लिए बता रहे थे, क्या जी जी नेचुरोपैथी जी, का कोर्स? लेके आने वाले नेचुरोपैथी पंचकर्मा आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन कोर्स बना रहे हैं हम। सो वो एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा हीलिंग का, तो वो जल्दी ही लेके आएंगे हम लोग। ठीक है सर राजीव सर का सर। कोर्स मेरे बेटे ने ज्वाइन किया है सर। हाँ, तो कैसा फीडबैक रहा शिल्पा, आप दे सकती हैं किसी को ज्वाइन सर मेरा कर, ऑनेस्ट बेटा फीडबैक तो, दीजिएगा, मेरी शक्ल हाँ देख के हाँ मत दीजिएगा। सर, हाँ। मैं तो नहीं कह सकती, बट मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस है उनसे। मतलब वो तो मतलब उसने अभी शिफ्ट किया था बॉम्बे, और फिर 10 डेज उसका बीच में रहा कि वो नहीं कर पाया उनके साथ। तो विद इन 10 डेज उसने उनको, जबकि उसकी एज है 23 ईयर्स और आईआईटी फील्ड से है, बट उसने इतना जल्दी उनके साथ मतलब कनेक्ट किया कि वो बहुत मतलब उनके बिना तो वो मतलब बहुत अच्छे से मतलब सर बहुत तारीफ भी करते हैं कि इतनी एज में, इस एज में उसने इतना अच्छे से कनेक्ट किया, और वो अब मेडिटेशन उसका होने भी लगा है अच्छे से। और तो डिटेल्स पर्सनल भेज क्लास चल दीजिएगा। रहा है, उसका पर्सनल क्लास वो ले रहा है सर उनकी। वेरी गुड शिल्पा, थैंक यू। सो राजीव का जो ऑनेस्ट फीडबैक है वो शिल्पा जी ने दे दिया। सो अगर आप चाहें तो राजीव को मेडिटेशन कोर्स के लिए। मतलब उनका वो ये रहता है कि वो पर्सनली आपके माइंड की स्टडी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिटेशन, जो भी चैंटिंग होता है या जो भी उनकी टेक्निक्स होती हैं वो आपको बताते हैं। तो आपसे डिस्कशन भी रहता है, एंड मेडिटेशन के दौरान क्या आप फील करते हैं, सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिटेशन मतलब चेंज कर करके देते रहते हैं। तो उससे शायद हो सकता है कि वो जो जो कोई भी है तो वो काफी अच्छे से मैम relate कर वे पाए। ऑफ टीचिंग भी बताते हैं क्या वो? नहीं नहीं, वो तो पर्सनल क्लास कर रहा है अपने अच्छा ऊपर ही वैसे है ना। उसको, हाँ, वे ऑफ टीचिंग का नहीं है उसका। सर थोड़ा सा मुझे टीचिंग स्किल के लिए चाहिए, क्यों ऑनलाइन में ना थोड़ा सा रहता है, अच्छा, पता नहीं टीचिंग रहता है। सिखाने के लिए टीचिंग के लिए चाहिए सर, हाँ। तो उसके लिए सामने तो मुझे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत सारा मटेरियल दे दूंगा निश्चित रूप से। अब सर कब बता दीजिए ना, मैं मुझे बहुत खुशी होगी आपसे सीखने में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप मुझे एक बार दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, आज थोड़ा सर समय। मुझे भी मेडिटेशन का करना है। जी थैंक यू। फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक हफ्ते का ना कुछ मेडिटेशन का ही लेके आते हैं ना। एक हफ्ते का मेडिटेशन कुछ हम लेके आते हैं इस मंथ, अगर हुआ तो इस मंथ के लास्ट में, नहीं तो नेक्स्ट मंथ जरूर है। ठीक है। आई थिंक सर हम में से बहुत सारे लोग ये करना चाहेंगे, तो सर प्लीज जरूर लेके आइएगा। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। अभी भी तनुजा आपका सवाल है, आपका भी श्वेता सवाल है, बोल दीजिए प्लीज। Sir, good evening. Good afternoon, sir. Tanuja here. जी Sir, मेरा एक client है, she has like unwanted pregnancy. वो अभी टर्मिनेट करना चाह रही है 1 मंथ का, मतलब उन्हें जस्ट पता लगा है कि शी इज प्रेग्नेंट, और वो वैसे वेट लॉस का प्रोग्राम ले रही थी, तो शी ऑलरेडी हैव अ बेबी उनके पास है। तो इनकेस अगर वो टर्मिनेट करती हैं तो क्या मतलब हम कितने टाइम पे योगा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ब्रेक लेना पड़ेगा फिर कुछ? प्रेग्नेंट है। जी सर। सर वैसे वो क्लासेस ले रही हैं रेगुलरली, लेकिन अभी उनके पीरियड्स मिस हुए तो उन्होंने टेस्ट किया, तो शी गॉट टू नो दैट शी हैज बिकम प्रेग्नेंट। तनुजा आप क्वालिफाइड प्रीनेटल टीचर हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ योगा टीचर हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो, तो मैं आपके ज्वाइन ही तभी करना चाह रही हूँ कि मैं इस चीज के बारे में भी जानूँ ज्यादा, क्योंकि लोग नहीं पूछते हैं एज अ ट्रेनर। नहीं, मैं आपको मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाह रही हूँ इसी चीज के लिए, नहीं क्योंकि नहीं, बहुत आप सारे इश्यूज आते हैं सर। ज्वाइन करना चाह रही हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक जी छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जी प्रेगनेंसी की समझ नहीं है
तो प्रेगनेंसी में योग न सिखाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत बड़ा इवेंट है किसी की लाइफ का, है ना। बहुत सारी एग्जैक्टली सर, मैं प्रेगनेंसी वाला केस ले ही नहीं रही हूँ। उनका मेरे साथ वेट लॉस वाला प्रोग्राम चल रहा था, वही मैं आपको मेंशन कर रही थी। उनका वेट लॉस वाला चल रहा था और उनका मेरे को कल मॉर्निंग में ही फोन आया कि ऐसे ऐसे इशू हो गया है। तो मैं मतलब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी को अभी, क्योंकि अच्छा, उनका बेबी कंटिन्यू भी नहीं छोटा करना ही है। चाहते? ना उसे वो कंटिन्यू तो नहीं करना चाह रही है, उसको तो फिर वो उनको, टर्मिनेट करना चाह रही है। अगर टर्मिनेट करती हैं, सो पोस्ट टर्मिनेशन 30-35 डेज पे, मैक्स टू मैक्स 45 डेज के बाद वो कुछ भी कर सकती है। टर्मिनेशन के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, यूट्रस में थोड़ी सूजन आ जाती है, तो जब टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है डायलेट एंड क्यूरेट। सो वेजाइनल कैविटी को डायलेट करके एक स्पैचुला डाल के सब कुछ बाहर कर लेंगे। या फिर दूसरा टर्मिनेशन का तरीका होता है थ्रू मेडिसिन। तो उसमें क्या होता है, यूट्रस में अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो एक पीरियड जब वो टर्मिनेशन हुआ, दूसरा पीरियड जब आ जाए उसके बाद कुछ भी करा सकते हैं। अच्छा, तो तो सर जब भी, जैसे उनकी 1 मंथ की अभी है, मतलब अभी उन्होंने इसी मंथ का मिस किया हुआ है, तो 1 मंथ प्रेगनेंसी वो मुझसे पूछना चाह रही थी। मैंने कहा मैं एक तो आई एम नॉट एक द दिन राइट की पर्सन टू गाइड दिस, बट स्टिल प्रेगनेंसी 1 दिन की भी अगर होगी ना, तो भी टर्मिनेशन का प्रोसेस वही होगा। यूट्रस पे मतलब मेडिसिन के थ्रू होगी या फिर एक मेडिसिन क्लीन मेडिसिन प्रोसेस टाइप का भी मेडिसिन से कुछ होगा, होता है, आई डोंट नो, मुझे मेडिसिन से नॉलेज होगा। नहीं है। और मेडिसिन से उनके यूट्रस में अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से उनका वजन, मतलब जो उनका सर्विक्स है, डायलेट हो जाएगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो इसके बाद जब उनका नेक्स्ट पीरियड आए, उसके बाद से वो कुछ भी कर सकते हैं। जब तक पीरियड नहीं आता, इस बीच में हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए। हाँ, इस बीच आप उनको ब्रेक दे दीजिए। इसलिए जरूरी है ब्रेक देना, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म तक उनको उनके यूट्रस पे सूजन रह सकती है, जिसको बोलते हैं बल्कि यूट्रस। जी सर, बिकॉज सर मेरा इस लाइन में अभी है नहीं, तो नहीं दैट्स नहीं, व्हाई आप मैं एक हमारा एक्सपर्ट वुमेन ओपिनियन वेलनेस के का लिए मैं स्पेशली वुमेन आपसे वेलनेस का पूछना चाह कोर्स रही ज्वाइन करो। वो हूँ। जी इसलिए सर, वो ज्वाइन डेफिनेटली। करो, वो उसमें आपको फीमेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रेगनेंसी भी मिलेगी, इनफर्टिलिटी भी मिलेगा, पोस्ट प्रेगनेंसी भी मिलेगा, सब कुछ होगा उसमें, मेनोपॉज से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल तक सारी जगह। सर वो मुझसे जो चाह रही थी, कह रही थी कि मैं डॉक्टर से वैसे तो करा दूंगी, बट आप अगर कोई ऐसी योगा है, आसनास है जो कि मतलब इसमें हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा नो आई कांट देखिए क्या है इंस्ट्रक्ट कि इन सब अगर चीजों। अगर अगर मिस्ड अबॉर्शन होता है ना, मिस्ड अबॉर्शन जो होता है, अगर जी मिस्ड अबॉर्शन होगा तो दिक्कत हो सकती है उनको। इसलिए मिस्ड अबॉर्शन करने की जरूरत, दबा के, जो जबरदस्ती करके, दौड़ भाग के जो लोग मिसकैरेज कराना चाहते हैं ना, उनको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि अगर इतना बड़ा डिसीजन वो ले रही हैं, तो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से करें, तो मेरी समझ यही कहती है। क्योंकि इसमें कई बार रिस्क भी रहता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए, जी सर, काफी, यस सर, लाइफ थोड़ा थ्रेट सा हो सकती सेंसिटिव इशू था, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, आप किसी डॉक्टर से ही इसके लिए कंसल्ट करिए। तो जो डॉक्टर बोलेगा उसके बाद हम सिर्फ योगा बता सकते हैं आपको प्रोसेस, बाकी मतलब एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट ट्रीट, और वो भी इस केस में, मतलब है। जहाँ पे कहना नहीं प्रेग्नेंट है तो चाहिए। मदर के ऊपर भी काफी। एक यही सॉरी। दिल्ली की योगा टीचर थी, वो मैरिड नहीं थी, किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो गई थी, कुछ उनका रहा होगा अपना व्यक्तिगत। तो उन्होंने किसी से मेडिकल स्टोर से दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, रुक ही नहीं रही थी। सो इमरजेंसी बेसिस पे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और बाद में उनका यूट्रस ही निकालना पड़ा। जी अब सर, आप ऐसा केस सोचो, मैंने भी सुना हुआ है, इस पर मैं इसको मतलब थोड़ा देना नहीं चाह रही। आप सोचो वो मैरिड नहीं थी, इसलिए वो डर के मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा ली। अब वो मेडिकल स्टोर से दवाई खाना उनके जीवन भर के लिए कलंक बन गया। राइट। खैर ठीक है, हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। श्वेता, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने हाथ नीचे कर लिया। तो श्वेता नहीं सुन पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्वेता हम बाद में बात कर लेंगे। सर आपका क्लिनिक कहाँ पर है, आप कहाँ से हैं? ये सवाल बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया आपने। मुझे ना किसी ने पूछा था, तो मैं हाँ, आपका नाम रेफर कर रही थी, लेकिन मैं भूल गई आप कहाँ से, मैंने पूछा ही नहीं कभी। नोएडा आप में एक बार मेरी क्लिनिक है।
तो आप ओके। नोएडा आ सकते हो, या फिर जिसको भी आना है नोएडा आ सकता है। हमारी क्लिनिक पे हम नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, आयुर्वेदा और योग सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक पूरा क्लिनिक सेटअप है। रेजिडेंशियल हॉस्पिटल तो नहीं है, ओपीडी ट्रीटमेंट्स ही है। लेकिन अगर कोई आउट स्टेशन से आता है तो हमारे पास कुछ बेड्स हैं जहाँ पे हम उनको कंप्लीशन भी देते हैं और साथ में ट्रीटमेंट भी। हमारे पास नेचुरोपैथी, अच्छा, पंचकर्मा, आयुर्वेदा का सारा ट्रीटमेंट। तो प्लीज इसका कोर्स निकाल लीजिए, मैं तो बहुत टाइम से ज्वाइन करना चाह रही हूँ, मुझे एक्चुअली इसमें प्लीज थोड़ा कर लीजिए। प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, इसमें इंटर्नशिप की जरूरत हाँ। पड़ेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन करके लेके आए, सो दैट थ्योरी पार्ट हम ऑनलाइन पढ़ लें और प्रैक्टिस पार्ट के लिए कुछ 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का एक इंटर्नशिप कुछ प्लान कर लें, जिससे लाइव चीजें सीख सके। हाँ हाँ, कोई नहीं सर, लास्ट लास्ट में कर सकते हैं हम 10 दिन का, मैं आ जाऊंगी। बट वो चाहिए, मुझे करना ही करना है वो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास हाँ सारी सुविधा भी होनी चाहिए ना। अभी हमारे सर, पास मतलब मैं भूल हर तरह के जाऊंगा। ट्रीटमेंट के लिए एक एक थेरेपी रूम है। तो अब एक एक थेरेपी रूम में हम पेशेंट को एडजस्ट करेंगे या स्टूडेंट को सिखाएंगे, तो हमको थोड़ा और अपने आप को एक्सपेंड करना होगा। कर तो रहे वो हैं, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे ना, रहने के लिए तो हम करेंगे, वो प्रैक्टिकली आके सीखने के लिए वो आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। देखते हैं, ईश्वर की इच्छा होगी तो जल्द हो जाएगा। विद इन 1-2 मंथ हम ये ऐसा कोर्स ला रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं विद इन 1-2। प्लीज प्लीज। जी वर्षा बोलिए। હા સર ગુજરાતી બોલું તો ચાલશે? नहीं। ओके, तो मैं पूछ रही थी, मैं भी योगा टीचर हूँ, वर्षा चोपड़ा। मेरे एक साधक है ना, वो प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं, मतलब उसका चालू है कि मैं, तो वो मुझे पूछ रही थी कि मैं कौन से योग करूँ या कौन से नहीं। तो मैं मतलब कौन सा योग नहीं करवा सकती को, मतलब इसका सवाल मुझे लगता है कि जो लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं वो दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सही नहीं दे पाऊंगा। शिल्पा जी, हेमा, श्वेता, या जो लोग और पूरा वीडियो देख चुके हैं वो दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे देखिए। एक्चुअली ऐसा ही वही था मेरा, मैंने नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा मैं का स्किप हो गया नेट के। नहीं नहीं, मैं कारण बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं कहूंगा कुछ मत दीजिए, जब तक किसी की प्रेगनेंसी को ना जान जाओ तब तक कुछ मत कराओ। और प्रेगनेंसी को जानने के लिए उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझ में आनी चाहिए, उनकी दवाई समझ में आनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा उनकी प्रेगनेंसी कैसी है। और आपको प्रेगनेंसी नहीं नहीं जानना जरूरी है कि नहीं, प्रेगनेंसी में क्या उस होता मतलब है, वो, क्यों होता है सॉरी, प्रेगनेंसी। मतलब सर मेरा सवाल सवाल ये है कि वो मुझे ऐसा पूछ रहे कि मुझे हम, हाँ, हमारा मतलब प्रेगनेंसी मुझे रखना है, तो सब लोग बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी रखने से पहले थोड़ा योग कर लो, अच्छा, ऐसे कंसेप्शन से रखना है। पहले, कंसेप्शन से पहले। यस यस। ओके। हाँ, इससे पहले। नहीं, कंसेप्शन से पहले तो नॉर्मल आप कुछ भी एक्सरसाइज करो, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत है। अगर कोई परेशानी नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, तो सिंपल उनको एक्सरसाइज कराओ, उनको थोड़ा लाइफस्टाइल की समझ बताओ, अच्छा खाने की सलाह दो, उनको कुछ सप्लीमेंटेशन की सलाह दो। उनको बोलो फॉलिक एसिड खाया करें, उनको बोलो थोड़ा बीट रूट खाएं, थोड़ा वो खजूर खाएं, है ना, या फिर मखाने खाएं, राजगिरा खाएं। थोड़ा तेल मिर्च मसाले वाले प्रोसेस चीजों से दूर रहे, फैटी चीजें थोड़ी कम कर दें अपनी लाइफ में, है ना, ट्रांस फैट से डिस्टेंस बना लें। साथ साथ वो एक्सरसाइज के लिए वो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, आसन भी कर सकती हैं, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें, उससे काफी राहत है। मौका वही। ही नहीं दिया सर। ओके, थैंक यू सर। सर जी रिंकी बोले, बोली बोली, कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, वो उस टाइम में कंसीव करने का भी सोच रहे हैं मान लो, और हम उनको वर्कआउट करा रहे हैं पूरा, तो कंसीव कर पाएंगे क्या उस टाइम में, या कुछ उनको रखना है कि इस टाइम में ये नहीं करना है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है?
रिंकी, आपका मतलब क्या है वो मैं नहीं। मतलब ये है सर, वो उसी बीच में योगा भी कर रहे हैं और वो सोच भी रहे हैं कि वो कंसीव कर जाए, और हम रेगुलर उनको हार्ड वर्कआउट करा रहे हैं। उस टाइम में उनको पीरियड भी आ जाते हैं, वर्कआउट की वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का सुना है मैंने से। नहीं रिंकी, इसका ये आपकी जानकारी आधी अधूरी है। यहाँ मैं कहूँगा कि कंसेप्शन के लिए एक्सरसाइज ऑब्स्टेकल नहीं है। हाँ, गलत एक्सरसाइज जरूर ऑब्स्टेकल है। तो अगर आप कुछ गलत करा रही हैं तो बंद कर दीजिए। हाँ, सही एक्सरसाइज करने से कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे प्राणायाम में या अग्निसार वगैरह भी करा सकते हैं उनको उस टाइम में। अग्निसार का कॉन्सेप्ट अग्निसार तो मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। अग्निसार तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है। वही, काफी लेडीज को लगता है कि इस टाइम में जैसे भस्त्रिका करना है नहीं करना है उस टाइम में। अफ्रीका से भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अवॉइड कुछ नहीं करना है, डेली में सब कुछ देना है। अवॉइड तो बहुत कुछ करना है, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं देनी। ओके। सर इस अवॉइड। टाइम पे हम लोग कपालभाति और अग्निसार नहीं कर सकते हैं ना, शायद थोड़ा सा तो जल आएगा अगर कंसीव कर लिया तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन आपने बिटवीन। पढ़ा होगा कि जब तक फेलोपियन ट्यूब की जर्नी होती है, आप हाँ प्रेगनेंसी पहुंच गए हो ना। ये सब, हाँ उससे हाँ। तो जब प्रेगनेंसी पहुंच गया तो आपने पढ़ा होगा जो फेलोपियन ट्यूब की जर्नी होती है, तब तक जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो इतने ज्यादा फर्म नहीं होते हैं कि उनको एक्सटर्नल कोई स्ट्रेन हो, क्योंकि यूट्रस के भीतर 3 लेयर होती हैं, उसके बाहर 5 लेयर होती हैं पेट की। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 8 पेन अप टू तरह का प्रोटेक्शन होता है पेन। प्रेगनेंसी में। सो 8 लेयर प्रोटेक्शन को डैमेज करके जाके उसको डैमेज करना ये बहुत मुश्किल है। तो आप चाहे अग्निसार कर रहे हो, चाहे कपालभाति कर रहे हो, चाहे आप उद्यान बंद लगा रहे हो, या चाहे आप फोर्सफुल इंटरकोर्स ही क्यों ना कर रहे हो, ये भी बहुत मैंने देखा है कि लोग ओवुलेशन के बाद इंटरकोर्स बंद कर देते हैं। अगर कंसीव कर लिया तो मिसकैरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बनने वाला बच्चा बहुत छोटा है, वो नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है, तो खराब कैसे होगा। इसमें क्वेश्चन ये है ना, मयूरासन को लोग करने नहीं देते हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि वो तो अंदर तक का प्रेशर कैसे दे देता है अगर इतना सारा प्रोटेक्शन होता है हमारा। तो कहते हैं कि इनफर्टिलिटी जो बैचलर है वो ना करें। मयूर आसन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूट्रस छोटू सा 60 ग्राम का है, लेकिन उसके अटैचमेंट्स के ज्यादा। तो यूट्रस प्रोलैप्स होने के चांसेस है इनफर्टिलिटी के नहीं। दरअसल जब मयूर आसन आप करते हो ना, पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हो। तो जब आप पेट की मसल्स को टाइट करोगे तो खींचेगा, तो जो आपकी यूट्रस की अटैचमेंट है वो वीक हो जाएगी। तो जिनका कोर स्ट्रेंथ अच्छा है वो लोग तो कर सकते हैं उनको। कोर स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ है ना, अंदर तो सब कुछ सॉफ्ट टिश्यू है। तो सॉफ्ट वाला तो हार्ड हो नहीं जाएगा, वो तो सॉफ्ट ही रहेगा। तो जब भी उसको जबरदस्ती खींचो, अब एक पेपर है, ठीक, ये सिंपल सा पेपर है, 4, 5 पेपर है, इनको फाड़ूंगा तो फट जाएंगे, लेकिन इसको अगर ऐसे मोड़ दूं और अब फाड़ू तो थोड़ा मुश्किल होगा, और मोड़ के तब फाड़ू तो और मुश्किल होगा, और मोड़ दूं तो और मुश्किल होगा। समझ रहे हो। तो जितना टाइटनेस होगी उतना फटना मुश्किल होगा, लेकिन अंदर सॉफ्टनेस है ना, उतना फटना आसान है। तो इसलिए लिगामेंट्स वीक हो जाएंगे तो यूट्रस प्रोलैप्स का चांस है मयूरासन। इसलिए फीमेल्स को कहते हैं मत करो। इवन मेल्स में भी जिनका स्क्रोटल सैक अच्छा नहीं है, उनको मयूरासन करने की सलाह नहीं देते, नहीं तो उनको आगे चल के इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स हो जाता है। आपने सुना है इंटेस्टाइन नीचे की ओर खिसक जाती है, जिसको हार्निया बोलते हैं। तो सर लेडीज को मयूर आसन नहीं करना चाहिए अगर फिट भी है तो? अगर फिट है या फिट नहीं है, दोनों ही स्थिति में नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है मयूर आसन करते हो, तो इस वजह से हम लोग कर लेते हैं कभी कभी। डाइजेशन दिमाग से होता है, डाइजेशन पेट से नहीं होता। दिमाग अच्छा करो तो डाइजेशन अच्छा होगा। पहले आपने देखा होगा जितने पंडित होते थे सबका बड़ा बड़ा पेट होता है, क्योंकि उनका दिमाग अच्छा होता था, इसलिए वो बेचारे दबा के पूरी खाते थे, हैं,
मैं खुद भी पंडित हूँ, मैं भी खूब पसंद से पूरी खाता हूँ, आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी के साथ पूरी, कितना टेस्टी होता है। तो जो जितना दिमाग से मस्त होगा ना, उसका डाइजेशन उतना मस्त होगा, और जो दिमाग से कमजोर होगा ना, उसका डाइजेशन उतना कमजोर होगा। तो डाइजेशन दिमाग से होता है, पेट से नहीं। सर कुछ लोग बोलते हैं लेडीज को हैंड स्टैंड भी नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए लेडीज को। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए। मेरे ठीक हिसाब है। से मयूर आसन को छोड़ के सब कुछ करना चाहिए। औरतों को मर्दों से कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। मयूर आसन इसलिए क्योंकि उससे यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, लेकिन किसको होगा पता है? जिसका यूट्रस बल्की होगा। अब पता नहीं किसका यूट्रस किस समय बल्की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मत करो। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करा के प्रॉपर समझ के आते हो फिर करते हो तो कुछ नहीं होता। छोटा सा 60 ग्राम का यूट्रस होता है और 1000 ग्राम तक बड़ा हो जाता है, तो सोचो कितना मैजिकल है। जो बलून खरीदते ना थे ना हम बचपन में, जस्ट वैसे ही यूट्रस होता है। छोटा सा बलून फुलाने के बाद इतना बड़ा हो जाता था, वैसे ही छोटू सा यूट्रस फूलने के बाद इतना बड़ा। चलिए आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू प्रणाम। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।